दुनिया की शायद ये पहली ऐसी वारदात होगी जिसमें मास्टरमाइंड ने हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बाकायदा अपने गुर्गों का ऑडिशन लिया, या फिर यूं कहें कि उनका वॉइस टेस्ट करवाया और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा। गुर्गों ने कुछ इसी अंदाज में अपने आका की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की और फिर मास्टरमाइंड ने एक शख्स के मौत के परवाने पर दस्तखत कर डाला। दिमाग घुमा देने वाली कत्ल की साजिश को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए पूरे मामले को शुरू से जानना होगा। 20 फरवरी 2024 की बात है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राकेश वासने काम के सिलसिले में घर से बाहर निकले, लेकिन फिर लौट कर नहीं आए। घर वालों ने पहले उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आए और उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो उन्होंने उनके दोस्त और उनके साथ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले राजू उपाध्याय को कांटेक्ट किया। अब चूंकि राजू का राकेश के साथ रोज का उठना बैठना था, तो इस रहस्यमयी गुमशुदगी से राजू भी हैरान हो गया। उसने घर वालों के साथ मिलकर राकेश को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। राजू ने बताया कि उसने कई बार राकेश को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अब राकेश के घर वालों के साथ मिलकर राजू ने अपने दोस्त राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन अभी पुलिस राकेश का कुछ पता लगा पाती, तब तक मामले में खतरनाक ट्विस्ट आ गया। राकेश के घर वालों के पास अब अलग अलग नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे। कॉल करने वालों ने राकेश को अगवा कर लिए जाने की बात कही और कहा कि अगर उन्होंने पुलिस को बताने की गलती की तो वे राकेश की हत्या कर देंगे। ऐसे फोन कॉल से घर वालों का बुरी तरह डर जाना लाजमी था। लिहाजा अब घर वाले चुपचाप राकेश को अगवा करने वाले लोगों के अगले कॉल का इंतजार करने लगे। इधर वक्त गुजरता रहा, लेकिन ना तो राकेश का कुछ पता चला और ना ही उसे किडनैप करने वाले लोगों ने फिर उसे उनके घर वालों को कोई कॉल किया। तो उनकी फिक्र बढ़ गई। अब कॉल वाली बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर उन्हें ट्रेस की कोशिश भी शुरू कर दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिन नंबरों से राकेश के घर वालों को एक बार भी कॉल किया गया था, वो सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ हो चुके थे, यानी चाहकर भी पुलिस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ रही थी। अब कत्ल तो हो चुका था, लेकिन तफ्तीश में सच्चाई सामने आ जाने का खतरा था। लिहाजा राजू ने राकेश की गुमशुदगी को अलग अलग मोड़ देने की कोशिश की और इसी काम के लिए उसने अपने कुछ गुर्गों को ऑडिशन भी लिया था। असल में राजू कुछ ऐसे लोगों को चुनना चाहता था जिनकी आवाज रौबदार हो और जो फोन पर राकेश के घर वालों को राकेश के अपहरण की बात कर उन्हें डरा सके। राजू के गुर्गों ने इस काम की बखूबी किया। पहले राजू के सामने अपना वॉइस टेस्ट दिया और फिर राकेश की हत्या के बाद उसके घर वालों को फोन कर डराते और मामले को उलझाते रहे। उधर राजू तो खैर साय की तरह राकेश के घर वालों की मदद का नाटक कर रहा था। उसी ने घर वालों के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और कोर्ट में राकेश के कुछ कारोबारी दुश्मनों के खिलाफ उसके घर वालों से याचिका भी दायर करवा दी थी। एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने इरादे में काफी हद तक कामयाब भी रहा। यही वजह रही कि राकेश के असली कातिलों तक पहुंचने में गाजियाबाद पुलिस को करीब 4 महीने लग गए। पुलिस अब राजू उपाध्याय के साथ इस कत्ल में शामिल अनुज गर्ग, कृष्ण अग्रवाल और हरीश शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन कत्ल का मोटिव, बेहोशी की दवा से कत्ल की साजिश और राकेश की लाश का सवाल अब भी बरकरार था। तो खैर जल्द ही उसका भी खुलासा हो गया। उधर राकेश के घर वालों को इस गुमशुदगी को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। प्रॉपर्टी के कारोबार को लेकर राकेश की कई लोगों से अनबन भी रही थी। ऐसे में घर वालों सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं कि राकेश से रंजिश रखने वाले लोगों ने ही उसे कहीं गायब कर दिया हो। खुद राकेश के दोस्त राजू का भी कुछ ऐसा ही सोचना था। फिर इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए घर वालों ने कोर्ट में राकेश के कुछ दुश्मनों के खिलाफ याचिका दायर करवा दी। इधर गाजियाबाद पुलिस अब भी इस मामले में पूरी तरह क्लूलेस थी। लाख कोशिश करने के बावजूद उनके पास इस गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं था। तब पुलिस ने एक रोज राकेश के दोस्त राजू के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। पुलिस ने अब राजू के मोबाइल फोन की सीडीआर और लोकेशन चेक की और ये देखकर हैरान रह गई कि 20 फरवरी को जिस रोज राकेश अपने घर से गायब हुआ था, उस रोज राजू दिन भर राकेश के साथ ही था। यानी दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर साथ साथ नजर आ रहे थे। अब पुलिस ने शक के आधार पर राकेश वासने के सबसे करीबी दोस्त और उसके बिजनेस पार्टनर राजू उपाध्याय को ही हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने गुमराह करने की पूरी कोशिश की।
अपनी बेगुनाही के झूठे सबूत दिखाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसका असली सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि अपने दोस्त और पार्टनर की गुमशुदगी में असल में उसी का हाथ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पूछताछ में राजू ने खुलासा किया उसने अपने दोस्त राकेश को सिर्फ गायब ही नहीं किया बल्कि उसका कत्ल भी कर चुका है। राजू ने बताया कि उसे राकेश की हत्या 20 फरवरी को ही कर दी थी और उसकी लाश गाजियाबाद के पास बहने वाले गंग नहर में ठिकाने लगा दी थी। लेकिन ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी। एक दोस्त जिस पर खुद राकेश और उसके घर वाले हद से ज्यादा भरोसा करते थे, जो उसकी गुमशुदगी के बाद उसे ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा भागदौड़ करता रहा। यहाँ तफ्तीश में राकेश के कत्ल के लिए उसी का चेहरा बेनकाब हो चुका था। सवाल था आखिर क्यों राजू उपाध्याय ने राकेश का कत्ल कर दिया। दोनों दोस्त थे तो फिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई। कत्ल के बाद वो राकेश को ढूंढने का नाटक करता रहा और सबसे अहम ये कि अगर ये कत्ल राजू ने ही किया था तो फिर राकेश की गुमशुदगी का अपहरण बताकर उसके घर वालों को धमकाने वाले लोग कौन थे। राकेश के घर वालों को फोन कौन करता था। तो तफ्तीश में इन सवालों का भी खुलासा हुआ। पता चला कि 20 फरवरी को राजू ही राकेश को अपने साथ दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद अपने दफ्तर में लेकर गया था और वहां धोखे से शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। लेकिन उसका इरादा राकेश का कत्ल जहर से करने का नहीं था। लिहाजा पहले उसने उसे जहर पिलाया और फिर एक के बाद एक उसे एनेस्थीमिया यानी बेहोशी की दवाई के 6 इंजेक्शन लगा दिए। अब जाहिर है जब किसी इंसान को जहर देने के बाद बेहोशी के इतने सारे इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे तो फिर उसकी मौत तो होनी ही है। तो बेहोशी की इस दवा के हैवी डोज का असर यह हुआ कि दिलशाद गार्डन में ही राकेश की जान चली गई। अब राजू अपने गुर्गों को लेकर राकेश की क्रेटा कार में उसकी लाश रखकर उसे मुरादनगर के गंग नहर में फेंक देता है और फिर उसकी कार शालीमार गार्डन इलाके में पार्क कर फरार हो गया। एक दोस्त के दुश्मन बनने की इस कहानी की शुरुआत हुई एक पावर ऑफ अटॉर्नी से। राकेश वासने और राजू उपाध्याय साथ में प्रॉपर्टी का काम तो करते ही थे, अच्छे दोस्त भी थे। राकेश के पास मुरादाबाद में एक प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। राकेश इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। उसने एक रोज इस प्रॉपर्टी को लेकर राजू से बात की और उसे किसी ग्राहक की तलाश में अपने प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। बस यहीं से राजू के मन में उस प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा लालच आया कि उसने राकेश के साथ अपनी सारी दोस्ती भुला दी। उसने सोचा कि अगर वो राकेश को रास्ते से हटा दे तो फिर ये प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और इसी के साथ उसने राकेश के कत्ल की साजिश रचनी शुरू कर दी। चूंकि वो बेहद शातिर है तो उसने कत्ल के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की। सबसे पहले तो उसने यही किया कि वो राकेश की जान सामान्य तरीके से नहीं लेगा बल्कि कुछ ऐसा लेगा जिससे कत्ल का शक भी ना हो। इसके लिए उसने एक कंपाउंडर से बात की, उसे राकेश को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के लिए राजी किया और उसे बदले में एक एम्बुलेंस देने का वादा किया। कंपाउंडर लालच में आकर कत्ल में राजू का साथ देने के लिए राजी हो गया। इस तरह उसने कत्ल के बाद मामले को भटकाने के लिए ऐसे आदमी की तलाश की जो राकेश के घर वालों को धमकी भरे कॉल कर सके और इसके लिए उसने बाकायदा कुछ लोगों का ऑडिशन लिया और उन्हें भी रुपए का लालच दिया। शराब की बोतलें गिफ्ट में दी। वो इस काम के लिए कोई रौबदार आवाज चाहता था ताकि राकेश के घर वालों को धमकी वाली बात सच लगे। कत्ल के बाद राजू ने राकेश की लाश मुरादनगर की गंग नहर में फेंक दी। इत्तेफाक देखिए कि इधर जब राकेश के घर वाले उसकी तलाश में लगे थे उसकी लाश गंग नहर में फेंकी जा चुकी थी और उन्हीं दिनों बुलंदशहर पुलिस ने वो लाश बरामद भी कर ली थी। लेकिन चूंकि तब तक लाश की पहचान नहीं हो सकी, बुलंदशहर पुलिस ने उस लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। हालांकि बाद में राकेश के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़े और दूसरी चीजों से उसकी पहचान कर ली। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने नहर से बरामद लाश के जो सैंपल अपने पास रखे हैं उससे राकेश के घर वालों का डीएनए टेस्ट किया जाना है ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि वो लाश राकेश वासने की ही थी। इस तरह पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया था। तो ये थी रियल मर्डर की स्टोरी, कैसे एक दोस्त अपने दोस्त की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए पहले उसका मर्डर करता है और उसे टुकड़े काट कर गंग नहर में बहा देता है। अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और खौफनाक रियल मर्डर की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।